Hello dear students. So today we are going to discuss IJSO previous year questions of our topic microorganisms. So अब हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर्स में आईजेएसओ स्टेज 1 में उनको डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली. एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू पूजा सिंह, ठीक है, फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन बायोलॉजी डिपार्टमेंट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज among the following which is not true about vaccines. ये आया है आईजेएसओ स्टेज 1 में. सो इनमें से वैक्सीन्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है, बेसिकली हमें जो ट्रू नहीं है उसको सेलेक्ट करना है. सो ऑप्शन ए इज वैक्सीन्स कंटेन डेड माइक्रोबियल सेल्स और देयर पार्ट्स. ऑप्शन बी इज वैक्सीन्स कंटेन एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट डिसीजेस. सी वैक्सीन कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स विच इवोक इम्यून सिस्टम अगेंस्ट डिसीजेस. एंड डी वैक्सीन कंटेन इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा इट इज क्वाइट करेक्ट कि वैक्सीन जो होते हैं वो डेड माइक्रोबियल सेल या उनके पार्ट्स कंटेन करते हैं. ठीक है, हम सबने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, हमें पता है कि उसमें या तो डेड माइक्रोब होगा या फिर जो माइक्रोब होगा वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा. वैक्सीन्स कंटेन एंटीबायोटिक्स, तो ये बिल्कुल गलत है. वैक्सीन में किसी तरह का कोई एंटीबायोटिक नहीं डाला जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, वैक्सीन जो है वो स्पेशल प्रोटीन कंटेन करते हैं. तो जो भी डेड माइक्रोबियल सेल या कोई भी प्रोटीन उसमें डाला जाता है तो ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है डी वैक्सीन्स कंटेन इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो सकते हैं जिसके भी खिलाफ हमें इम्यूनिटी डेवलप करवानी है, प्राइमरी इम्यूनिटी डेवलप करवानी है बॉडी के अंदर, वो इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर वो हमारे डेड माइक्रोब्स भी हो सकते हैं. सो आंसर विल बी बी कि उसमें हमारा जो वैक्सीन होता है उसमें किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी. इनमें से कौन सा जो हमारा सब्सटेंस है वो माइक्रोब्स की एक्टिविटी से प्रोड्यूस नहीं हुआ है. सो ऑप्शन ए इज योगर्ट, दैट इज दही. सो हम सबको पता है कि योगर्ट जो होता है वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है, हमारा कौन सा माइक्रोब है, दैट इज लैक्टोबैसिलस. सो इसमें हमारा माइक्रोब यूज हो रहा है. ब्रेड में देखें तो ब्रेड हमारा प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब दैट इज सैक्रोमाइसीस सेरेविसी. सैक्रोमाइसिस दैट इज यीस्ट. यीस्ट की हेल्प से जो है ब्रेड में फर्मेंटेशन किया जाता है, उससे प्रोड्यूस होता है. विनेगर में देखें तो विनेगर प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ एसिटोबैक्टर. एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय इथेनॉल जो है दैट इज C2H5OH. एसिटोबैक्टर जो है इसे कन्वर्ट कर देता है हमारे एसिटिक एसिड में बाय ऑक्सीडाइजिंग इट, ऑक्सीडेशन करके. सो बेसिकली विनेगर का एसिटोबैक्टर क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में. सो विनेगर जो है इसमें भी क्या यूज हो रहा है, हमारा एक माइक्रोब यूज हो रहा है इसको बनाने के लिए. सो लास्ट बचता है एंटीसेप्टिक्स. सो एंटीसेप्टिक्स बेसिकली हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में. दीज आर बेसिकली केमिकल एजेंट्स जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में माइक्रोब्स को बेसिकली किल करने में हेल्प करते हैं. दे हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. सो सीधे सीधा हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी, दैट इज एंटीसेप्टिक्स. तो एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो बिना किसी माइक्रोबियल एक्टिविटी के प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज दे आर सिंपली केमिकल एजेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पेनिसिलिन कैन नॉट बी यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा बिकॉज पेनिसिलिन को यूज नहीं किया जा सकता इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए. क्यों? सो ए ऑप्शन देखते हैं, इट ओनली हेल्प्स टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन एंड डज नॉट रिड्यूस द इन्फेक्शन. बी penicillin is broken down by the organism. C viruses do not have cell walls. And D reproduction of protozoans is not affected by penicillin. So basically इन्फ्लुएंजा देखें तो ये एक वायरस के थ्रू कॉज होता है. इट इज कॉज्ड बाय वायरस. और इसको कॉज करने वाला जो वायरस है वो कौन सी जीनस को बिलोंग करता है, ऑर्थोमिक्सोवायरस. ऑर्थोमिक्सोवायरस नाम का ये जीनस है जिससे कि हमारे स्पीशीज सारे बिलोंग करते हैं इन्फ्लुएंजा के. ये जो वायरस होता है दैट इज इन्फ्लुएंजा, ये 4 तरह का होता है, दैट इज A, B, C एंड D. और A, B जो होते हैं ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी को अटैक करते हैं. तो इन्फ्लुएंजा क्योंकि सिंस एक वायरस है तो उस पर किसी भी तरह की कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी क्योंकि वायरसेस जो होते हैं उनके आउटर साइड में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनके बाहर एक प्रोटीन की लेयर बनी हुई होती है, ठीक है, जिसपे एंटीबायोटिक्स हार्म नहीं कर सकते, उसको क्रैक नहीं कर सकते हैं उस लेयर को. एंड दैट्स व्हाई आंसर विल बी सी, क्योंकि वायरसेस के पास किसी तरह की कोई सेल वॉल नहीं होती तो हेंस इन्फ्लुएंजा को
हमारे पेनिसिलिन से विच इज अ एंटीबायोटिक, उससे ट्रीट नहीं किया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज antibodies play an important role in defending the body against infections by which of the following mechanism। तो कौन से मैकेनिज्म से एंटीबॉडीज जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में। तो ए है दे एनगल्फ द बैक्टीरिया एंड मेक देम हार्मलेस, बी है दे बाइंड टू द सरफेस ऑफ पैथोजन सो दैट दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड बाय अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, सी है दे एंटर द पैथोजन एंड प्रिवेंट सेल डिवीजन, एंड डी इज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड केमिकली रिएक्ट विद द डीएनए ऑफ द पैथोजन। तो बेसिकली देखा जाए तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जो पैथोजन और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंटर हुआ है उसके सरफेस पे क्या कर जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं, जिससे हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं दैट इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स वो उस पैथोजन को क्या करते हैं, पहचानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाहर जो है हमारी ही बॉडी के सेल्स बाइंड हो गए हैं, तो हमारी बॉडी के सेल को हमारी बॉडी के सेल पहचान जाएंगे, ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, ये जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं उसे पहचान के उसको किल कर देते हैं बेसिकली, और बाकी इम्यून सेल्स जो है हमारे बॉडी के वो भी उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसे किल कर देते हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। सो फोर्थ का आंसर इस तरीके से लॉजिकली क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्सीन्स प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय पैथोजेंस बाय। तो किस तरीके से बेसिकली वैक्सीन जो हैं वो पैथोजन से इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती हैं, ये आया है IJSO स्टेज 1 2016 में। सो देखें हम, इसका ए ऑप्शन है प्रेजेंटिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम विद एंटीजेंस इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो वैक्सीन जैसे कि हमें पता है वैक्सीन में या तो इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसर्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, या फिर डेड माइक्रोब जिससे कि हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है बॉडी में, उसे हमारे बॉडी में एंटर करवाया जाता है। तो बेसिकली इसको ध्यान से पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। प्रेजेंटिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम विद एंटीजन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो एक कंट्रोल्ड मैनर का मतलब हो गया कि जो भी जिस भी हमारे माइक्रोब के खिलाफ हमें डेवलप करनी है क्या कहते हैं इम्यूनिटी हमारी बॉडी में, उसे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है किस तरह से, कंट्रोल्ड मैनर में। तो वो डेड होगा या फिर वो क्या होगा, इनएक्टिवेटेड होगा, ठीक है। and that is the prepared to counter the pathogen producing it when it attempts to infect the body। तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी जो पैथोजन है ओरिजिनल एक्चुअल पैथोजन हमारी बॉडी को जब इफेक्ट करेगा, हमारी बॉडी को जब इन्फेक्ट करेगा, तो उससे पहले ही हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में क्या बन चुके होंगे, उसके खिलाफ सेल्स एंटीबॉडीज बन चुके होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो एक्चुअल जब हमें इन्फेक्शन होगा तो जो एंटीबॉडीज बने हैं वो डुअल नंबर में, डबल नंबर में क्या करेंगे, उसको हमारे जो पैथोजन है उसको किल कर देंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा, ए, ठीक है। तो इस तरीके से पैथोजन को मारने के लिए और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए ये मैकेनिज्म बॉडी क्या करती है, अडॉप्ट करती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल डिम्पल फेल डाउन एंड वॉज बैडली वाउंडेड ऑन हर लेफ्ट लेग। सो बेसिकली गर्ल है डिम्पल जो कि खेलते खेलते गिर गई और उसके लेफ्ट लेग में चोट आ गई। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हर एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर ने उसे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करी फॉर अ वीक, एक वीक के लिए। विच शुड बी, तो इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे एंटीबायोटिक्स फॉर अ वीक। विच शुड हैव हील्ड हर ऑफ द वुंड इन अ वीक। एक वीक में वो वुंड उसकी सही हो जानी चाहिए थी। हाउएवर डिम्पल्स वुंड डिड नॉट हील इन अ वीक, बट एक वीक में उसकी वुंड हील नहीं हुई। What among the following could have been the reason for inability of the wound to heal in the prescribed time frame given by the doctor। तो क्या रीजन है कि उसकी जो वुंड है वो इनेबल रही हील होने में, ये पूछा गया है आपके IJSO स्टेज 1 2013 to 14 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है प्रेस्क्राइब मेडिसिन डेट वाज एक्सपायर्ड। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता कि एक्सपायर्ड जो दवाइयाँ हैं वो प्रोवाइड कर दे पेशेंट को। बी है डिम्पल वुडंट हैव टेकन द फुल कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो ये हम ज्यादातर करते हैं, ठीक है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो हम जैसे लोग होते हैं कि हम फुल प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे 1 वीक का अगर कोर्स है तो उसको हम फुल नहीं लेते और फिर डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि हम सही नहीं हो रहे हैं। तो ये आंसर है हमारा। आगे देख लेते हैं सी, बोथ ए एंड बी कुड बी द रीजन। ए और बी दोनों रीजन हो सकते हैं, तो नहीं, ये नहीं हो सकता रीजन। नेक्स्ट है डी, डॉक्टर्स इनेबिलिटी टू प्रेस्क्राइब द करेक्ट मेडिसिन फॉर द वाउंड। तो अगर डॉक्टर इनेबल है प्रेस्क्राइब करने में वाउंड, तो फिर वो डॉक्टर है ही नहीं। तो इसका आंसर कॉमन सेंस के साथ क्या जाता है, केवल बी जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ एक्सेसिव NKP, दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स हैज रिजल्टेड इन। तो अगर इसका एक्सेसिव यूज करा इन फर्टिलाइजर्स का तो उसका क्या रिजल्ट रहा है, ये पूछा गया है IJSO स्टेज 1 2014-15 में। रिडक्शन इन नंबर एज वेल एज स्पीशीज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया,
Second, increase in number as well as types of denitrifying bacteria. Third, increase in the proportion of coarse particles in soil. And fourth, increase in number as well as types of ammonifying microbes. And fifth, increase in number as well as types of nitrifying bacteria. तो फर्स्ट देखें कि जब हमने एनपीके फर्टिलाइजर्स का अमाउंट बढ़ा दिया है तो जो नेचुरल स्पीशीज है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे सॉइल में. जब आप आर्टिफिशियल मीडियम से प्रोवाइड कर रहे हैं उनको फर्टिलाइजर तो जो ओरिजिनल चीज है वो कम हो जाएगी. इंक्रीज इन नंबर एज वेल एज टाइप्स ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. अब जब एनपीके का अमाउंट बढ़ जाएगा सॉइल में तो जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उसे फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने लग जाएंगे. तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है. नेक्स्ट देखें, थर्ड, इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स पार्टिकल्स इन सॉइल. सॉइल का ऑब्वियसली जब आप आर्टिफिशियली उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका टेक्सचर या सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर या टेक्सचर जो है सॉइल का वो चेंज होने लगेगा. सो ये ऑप्शन भी सही है. हेंस इसका आंसर जो आया सेवेंथ का वो क्या आता है, ए, दैट इज ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, अमोनिफाइंग माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे इंक्रीज नहीं होंगे. इंक्रीज इन नंबर एज वेल एज टाइप्स ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं होंगे. सो दीज टू आर इनकरेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द वायरसेस. वायरसेस के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है. वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल. तो ये बात सही है, तो डीएनए होता है उनमें, आरएनए होता है, हमने पढ़ा है. बी है वायरसेस विल नॉट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजा एंड एल्गी. तो वायरसेस इन्फेक्ट नहीं करते बैक्टीरिया, फंजा, एल्गी को. सो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें नॉट ट्रू पूछा गया तो क्वेश्चन में उस मेन चीज को अंडरलाइन कर लें ताकि आप ऑप्शन पढ़ते टाइम इस बात को भूल ना जाएं. आगे देखें तो वायरसेस ये बिल्कुल गलत है, तो यही हमें आंसर मिलता है, बी आंसर है. तो वायरसेस जो है वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे बैक्टीरिया को, बिल्कुल गलत. बैक्टीरियोफेज जो है हमारा वो एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. फंजाई की बात करें तो फंजाई को इन्फेक्ट करने वाला है माइकोवायरस. और अगर एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी को जो इन्फेक्ट करता है वो है माइक्रोमोनास फुसीला वायरस, दैट इज MPRV. तो ये वो वायरस है बेसिकली जो कि एल्गी को इन्फेक्ट करता है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. आगे बात करते हैं. Next question is question number 9. Ravi mixed two substances A and B in a vessel and left it as it is. तो A और B दो substances को रवि ने mix कर दिया है और उसको as it is छोड़ दिया है. After few hours, he detected an alcoholic smell emanating from the vessel. Emanating मतलब है उसमें से आ रही है ऐसी स्मेल, एक अल्कोहलिक स्मेल उसमें से आने लगी वेसल में से. आइडेंटिफाइड व्हाट A and B आर. हमें आइडेंटिफाई करना है कि A और B क्या है. तो स्मेल कैसी आ रही है, एल्कोहलिक ऑर्डर आ रहा है उसका. तो अब ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ए है सॉल्ट सॉल्यूशन एंड लैक्टोबैसिलस, बी है फ्रूट जूस एंड सैक्रोमाइसिस, फ्रूट जूस एंड लैक्टोबैसिलस, एंड डी है सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सैक्रोमाइसिस. सो बेसिकली फ्रूट जूस एंड सैक्रोमाइसिस जो कि इसका सही आंसर है. क्यों है, बिकॉज फ्रूट जूस में क्या होगा बेटा, ग्लूकोज होगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा. फ्रूट जूस में होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट. और सैक्रोमाइसिस का मतलब है यीस्ट. तो यीस्ट इसको क्या करेगा, बेसिकली यीस्ट जो है इसके शुगर को कन्वर्ट कर देगा इथाइल अल्कोहल में, दैट इज C2H5OH प्लस CO2 में. तो C2H5OH जो बना है हमारा इथाइल अल्कोहल, उसके बनने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एल्कोहलिक स्मेल आने लग जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली एल्कोहलिक ऑर्डर क्यों आई, क्योंकि जो यीस्ट था उसने फ्रूट जूस में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या जो शुगर प्रेजेंट है, बेसिकली बिकॉज फ्रूट्स आर स्वीट इन टेस्ट, उसको क्या कर दिया, शुगर को तोड़ दिया हमारे इथाइल अल्कोहल में एंड CO2 में. तो इस इथाइल अल्कोहल के बनने की वजह से उसमें से स्मेल कैसी आई, एल्कोहलिक आई. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अमंग दीज इज. इनमें से कौन सा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हम उससे सफर करते हैं. तो हर्पीज देखें तो हर्पीज इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला इन्फेक्शन है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होता है. आगे बात करें प्रेस बायोपिया. तो प्रेस बायोपिया एक एज फैक्टर की वजह से सफर करना पड़ता है. एज फैक्टर मतलब जैसे जैसे आप नेचुरली आप
की एज बढ़ती जाती है, अपने आप ही प्रेस बायोपी आपको हो जाता है। इट इज ये मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया से अलग है, ठीक है। प्रेस बायोपी इज ड्यू टू एज फैक्टर। हाइपरटेंशन एंड स्कर्वी, तो स्कर्वी तो हमें पता है कि विटामिन सी की कमी से हो जाता है, और इसकी विटामिन सी की कमी होती है तो इसका सिम्टम क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स। आगे बात करें, बचा हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, बीपी का सीवियरली बढ़ना, दैट इज हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल बीपी जो होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्या होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब जब हाइपरटेंशन होगा तो वो कितना बढ़ जाएगा हमारा, 140/90, 140/90 बढ़ जाएगा। और सीवियर कंडीशंस में कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 180/120। ये हो गया हमारा सिस्टोलिक और ये हो गया डायस्टोलिक। तो इसका सीधा सा हमारा आंसर क्या आता है, हाइपरटेंशन, दैट इज इंक्रीज इन बीपी सीवियरली। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है, उसे इंडिया में डेवलप किया गया था, क्यों। ए है एनहांसिंग शेल्फ लाइफ, को एनहांस करने के लिए, मतलब वो ज्यादा टाइम तक खराब ना हो, सड़े ना। बी है इंसेक्ट रेसिस्टेंट, ताकि इंसेक्ट जो है उसको खराब ना कर पाए, इंसेक्ट से वो रेसिस्टेंट रहे जो हमारी क्रॉप है। सी ड्रॉट रेसिस्टेंट, मतलब सूखा अगर पड़ गया तो भी वो उस चीज को झेल जाए। डी है एनहांसिंग मिनरल कंटेंट, उसमें मिनरल्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाए। तो इसमें आंसर रहेगा इंसेक्ट रेसिस्टेंट। ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया, ये जो जीएम ब्रिंजल था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल था, इसमें क्रिस्टल प्रोटीन जीन लिया गया फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम, सॉइल के एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम है हमारा बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis से क्या लिया गया हमारा, ये क्रिस्टल प्रोटीन जीन लिया गया, और इसको ऐड किसमें किया गया, इसको ऐड किया गया हमारे ब्रिंजल जीनोम में। जो भी हमारा टेक्सटिंग ब्रिंजल था उसके जीनोम में इसको ऐड किया गया, और फिर हमारी जो वैरायटी मिली वो थी हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। और उसके अंदर जो एक हमें हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक मिला, हमारा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिला, वो क्या था, इंसेक्ट रेसिस्टेंस। सो हेंस द आंसर इज बी। और ये पूछा गया आपसे IJSO स्टेज फर्स्ट 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज। इनमें से कौन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें देखें, ऑप्शन ए कह रहा है हमसे डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बी है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन, सी है रिटेन्स मेमोरी, और डी है ऑल दी अबव। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इन्नेट इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ, जो बच्चे के अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है कि बाय इन लाइफ स्पेन, बेसिकली लाइफ स्पेन में जो इम्यूनिटी उसने एक्वायर करी है, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी। आगे बात करते हैं, अब बाय बर्थ कैसे, बाय प्लेसेंटा, या तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो इम्यूनिटी आई है, और कौन सी एंटीबॉडी जाती है प्लेसेंटा के थ्रू, दैट इज IgG, ठीक है। मां से बच्चे में जाएगी प्लेसेंटा के थ्रू IgG, एंड बाय मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क से कौन सी जो हमारी एंटीबॉडी वो पास होती है बच्चे के अंदर, दैट इज IgA, ठीक है। तो ये होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। अब बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये तो वैक्सीन के थ्रू आएगी, आपके अंदर डेवलप होगी ये इम्यूनिटी आपके लाइफ टाइम में, जितने भी आप वैक्सीन लगवाएंगे जिस भी डिसीज के अगेंस्ट, या फिर डायरेक्ट डिसीज होने से, डिसीज्ड कंडीशन में, मतलब आपने वैक्सीन नहीं लगवाई और आपको डिसीज पहले हो गया, तो इस तरह से हमारी डेवलप होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंशिएशन होता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बॉडी जो है वो अपने सेल्स और जो बाहर के आउटसाइडर सेल्स उनमें डिफरेंस कर पाती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन, वो अलग अलग स्पेसिफिक एंटीजन्स को हमारी बॉडी पहचान सकती है। और सी है रिटेन्स मेमोरी, हमारी जो बॉडी है वो मेमोरी रिटेन कर सकती है। एक बार जो वो, जैसे कि वैक्सीन में यही होता है कि वैक्सीन के थ्रू जो भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इनएक्टिवेटेड माइक्रो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर कराया जाता है, उसकी एक मेमोरी कैप्चर करके रख लेती है बॉडी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ओरिजिनल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उस पैथोजन को पहचान के उस पर अटैक कर देती है, उसको किल कर देती है। तो ये भी सही है, तो हेंस आंसर इज डी, दैट इज ऑल दी अबव। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन अ पैडी फील्ड, पैडी फील्ड मतलब हो गया हमारा राइस फील्ड,
तो राइस फील्ड में किसी भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज ना करके एक फार्मर ने सोचा कि क्यों ना नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्निक का यूज करूं। अमंग द फॉलोइंग विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिज कॉज, तो अगर वो ऐसा करना चाहता है तो कौन सी चीज उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इसमें अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर बता देंगे, डी, दैट इज एजोला एनाबीना। ठीक है, अब जो एजोला है ये है एक एक्वेटिक फर्न। क्या है ये? इट इज अ एक्वेटिक फर्न बेसिकली। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। N2 को ये क्या कर सकता है, हमारा फिक्स कर सकता है। और एनाबीना का क्या रोल है, ये रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करता है ये एनाबीना के संग, और ये दोनों मिलके फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सो हेंस जो हमारा फार्मर है उसको किन चीजों का यूज करना चाहिए नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, एजोला एंड एनाबीना का यूज करना चाहिए। सो आईएसओ स्टेज 1 में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन, इसका आंसर रहता है हमारा डी। आगे बात करते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। In the baking industry, when the dough is prepared, various ingredients are mixed together with the flour. तो जब बेकिंग इंडस्ट्री जो है उसमें जब डो दैट इज आटा जब लगाया जाता है तो कई सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या किया जाता है, टुगेदर मिक्स किया जाता है फ्लोर के अंदर, आटे के अंदर। एट वन इंस्टेंस द डो वाज फर्मेंटेड, उसमें डो को फर्मेंट किया जाता है, बट फेल टू राइज सफिशिएंटली ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। लेकिन ये देखा गया कि जब डो को फर्मेंट करने के बावजूद भी जो हमारा आटा है वो ढंग से क्या नहीं हुआ, राइज नहीं हुआ, फूला नहीं बेकिंग प्रोसेस में। चूज द करेक्ट कॉज फ्रॉम द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज, तो जो भी पॉसिबिलिटी दे रखी है उनमें से उसका सही रीजन बताना है कि हमारा आटा फूला क्यों नहीं, फर्मेंट क्यों नहीं हुआ। सो फर्स्ट ऑप्शन है द सॉल्ट वाज मिक्स्ड बिफोर द फर्मेंटेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही उसमें नमक मिला दिया गया। तो हमें पता है कि जो सॉल्ट होता है बेसिकली उसकी क्या हमारी क्वालिटी होती है सॉल्ट की कि वो डिहाइड्रेट कर देता है किसी भी सब्सटेंस को, इनफैक्ट हमारी बॉडी को भी। ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो हेंस अगर हमारा आटा होगा उसमें से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो यीस्ट है उसके लिए तो वाटर बचेगा ही नहीं फॉर सर्वाइवल के लिए, तो यीस्ट जब मरी जाएगी, जब यीस्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी डो के अंदर, तो हेंस जो हमारा डो रहेगा वो फूलेगा नहीं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही रुक जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है सेकंड, द शुगर वाज एडेड इन एक्सेस। एक्सेस में शुगर को जब हम किसी भी चीज में ऐड कर देते हैं, ठीक है, आप वर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे एक्सेस, तो कोई जब शुगर किस में ऐड हो जाए, एक्सेस में ऐड हो जाए, तो वो भी क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेती है। अगेन यहाँ पर भी यीस्ट क्या होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और हेंस फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है। थर्ड में देखें, यीस्ट ग्रेनुअल्स वर नॉट एक्टिवेटेड प्रायर टू मिक्सिंग विद द फ्लोर। यीस्ट के जो हमारे ग्रेनुअल्स थे वो एक्टिवेट नहीं हुए उनको फ्लोर में मिक्स करने से पहले, या तो फ्लोर में ढंग से मिक्स नहीं किए गए हैं कि पूरे वो फ्लोर में क्या कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं यीस्ट के ग्रेनुअल्स, जिस वजह से कि पूरा फ्लोर ढंग से फर्मेंट नहीं हो पाया। तो इसका आंसर हमारा थर्ड भी हो सकता है। सो सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, दैट इज सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। So in this way we have solved all the previous year questions of IGSO stage 1 biology. So I hope आप लोगों को ये समझ में आया हो. So thank you so much.